कुछ पानी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करवा रही थी मैं, जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। चैप्टर तो नहीं है ये बस कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पानी कितने टाइप का होता है। तो मैम आपने बताया था पानी वाटर 3 टाइप का होता है, और 3 में से कौन कौन सा बता दिया था मैंने बताया था 3 टाइप का पानी कौन कौन सा होता है। सबसे पहला होता है सॉफ्ट वाटर, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, हिंदी में इसका नाम होता है मृदु जल। मृदु जल। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ऐसा पानी जब आप कपड़े के ऊपर डालोगे और डिटर्जेंट और साबुन लगाओगे। मैम एक क्वेश्चन पूछूं बायो का, बेटा क्वेश्चन अभी मत पूछो आप ना, थोड़ा सा मतलब जब लास्ट क्लास में पूछो, मतलब क्लास के 10 मिनट 15 मिनट में पूछ लीजिए। बिल्कुल। अमर विश्वकर्मा, मैंने आपका नाम ले लिया है, मैं कोई रेडियो जॉकी नहीं हूं जो नाम लूंगी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, बाकी मैंने ले लिया। मैम एक रोग वाला चैप्टर बिल्कुल करवाऊंगी, अमृतराज बिल्कुल करवाऊंगी मैं। डिजीज मुझे अच्छे से याद है कि डिजीज आपका रहा हुआ है, बिल्कुल कराऊंगी, डोंट वरी। चैप्टर आपके सारे होंगे, डोंट वरी, ठीक है। और जिन बच्चों के डाउट है वो प्लीज मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, 10 से 15 मिनट में एंड में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट के आंसर कर दूंगी। अभी थोड़ा पढ़ ले, वैसे क्लास आज लेट स्टार्ट हुई है। देखिए मैंने बताया था पानी क्या होता है, तो पानी न्यूट्रल होता है, उसके बाद पानी एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है, और पानी जो होता है उसका पीएच कितना होता है। अच्छा एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था आज व्हाट्सएप पे, हाँ मसल्स भी नहीं हुआ है, प्लीज आप लोग बार बार मत पूछिए कि कौन कौन सा ये चैप्टर नहीं हुआ है। मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मसल्स भी नहीं हुआ और जॉइंट्स की भी क्लास नहीं हुई, जॉइंट नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक, तो मुझे पता है। प्लीज आप लोग मत बोलो कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं सब बता दूंगी, आप सब पढ़ा दूंगी। हाँ एंड में बोलना आप, जब मैं बोल दूं कि आपका बायोलॉजी का सिलेबस फिनिश हो गया तो कोई चैप्टर बचे तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करके आप बोल सकते हैं, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। देखिए एक बच्चे ने मुझसे पूछा था व्हाट्सअप करके, तो मैंने उसको बोला था मैं क्लास में आपको बताऊंगी। एक बच्चा बोल रहा था मैम आपने बोला है कि वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ध्यान से सुनिएगा, शायद मुझे लगता है उस बच्चे का नहीं, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये डाउट होगा, ठीक है। पानी का पीएच कितना होता है, 7, और जिसका पीएच 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूट्रल या उदासीन का नाम देते हैं। और न्यूट्रल किसी भी चीज को कब बोला जाता है, जब मैम उसमें ना ही तो पॉजिटिव आयंस हो और ना ही नेगेटिव आयन हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, उदासीन। और आपने सुना होगा प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। प्योर वाटर में हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी हम उससे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हम नहीं पास करवा सकते। क्यों? क्योंकि मैम उसके अंदर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उसके पास फ्री आयंस नहीं है, इसीलिए जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। बट मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मैम जो हम हमारे घरों में पानी यूज में लेते हैं उसमें तो करंट फ्लो कर जाता है, उसमें तो करंट आ जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ उसका रीजन क्या होता है। मैंने बोला प्योर वाटर क्या होता है, 7, जिसका पीएच कितना हो, 7 हो। बट हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस किसी ने पूछी है, बताऊंगी, हाइड्रोजन कार्बन हीलियम तीनों की बताऊंगी, डोंट वरी, रुक जाइए अभी, ठीक है। देखिए तो मैं, आपने पूछा कि एक बच्चे ने पूछा कि मैम जो हमारे घरों में पानी है तो उसका तो मैम उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, करंट आ जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला है 7 पीएच वाले को हम प्योर वाटर बोलते हैं। जो हम घरों में यूज करते हैं वो जो पीने वाला पानी या फिर हमारे घरों में जो आता है वो 7 पीएच वाला कभी भी नहीं आता है। हम लेते हैं मिनरल वाटर। और मिनरल्स का मतलब क्या है, उसके अंदर खनिज पदार्थ है, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर मैग्नीशियम है, उसके अंदर सल्फर है, उसके अंदर फास्फोरस है, उसके अंदर क्लोरीन है, और इतने सारे मिनरल्स हैं। और मिनरल्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो मैम हमारा जो घरों में पानी आता है उसमें करंट फ्लो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हम जो घरों में पानी लेते हैं वो मिनरल वाटर होता है, वो खनिज पानी होता है और खनिज पदार्थों वाला पानी होता है। और क्या होता है, इन खनिज के ऊपर मैम चार्ज होता है। सबको पता है आपके ऊपर कैल्शियम के ऊपर प्लस होता है, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है। तो मैम इसका मतलब इस पानी के अंदर क्या है, आयंस है, और आयंस है इसका मतलब हम इससे क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे घरों में आने वाले पानी में बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी करंट आ सकता है। बट जो प्योर वाटर होता है जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर का नाम देते हैं, या कभी कभी बुक्स में लिखा होता है डबल डिस्टिल्ड वाटर, एक ही बात होती है वो डबल डिस्टिल्ड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है आसुत जल, आसुत जल। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। मुझे लगता है उस बच्चे का डाउट क्लियर हो गया होगा। नाम तो मुझे नहीं पता क्या नाम था उस बच्चे का, बट याद रखिएगा कि प्योर वाटर में कभी भी आप करंट नहीं आ सकता। बट जो हमारे घरों में आता है वो मिनरल वाटर होता है, और मिनरल वाटर में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में यहाँ पर पानी के पास आयंस होते हैं, ठीक है। चलिए
तो पहला पानी है, पानी कितने टाइप का होता है, तो पानी रे पानी तेरे कितने प्रकार, तो पानी के 3 प्रकार। कौन कौन सा, सबसे पहला है पानी सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं, मृदु जल, ऐसा पानी जो क्या दे, जो फोम दे। फोम का मतलब क्या होता है, झाग दे। और झाग किसके साथ, तो साबुन या सर्फ के साथ, कपड़े धोने वाला साबुन या डिटर्जेंट के साथ पानी झाग देता है, उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट वाटर। दूसरा आता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को हम बोलते हैं कठोर जल। कठोर जल, और कठोर जल क्या किसको बोलते हैं हम, ऐसा पानी जिसके अंदर इंप्योरिटीज हो, ऐसा पानी जो क्या ना दे, जो झाग ना दे। किसके साथ नहीं देगा झाग, तो आपको पता है साबुन या सर्फ के साथ जो झाग नहीं देता है उस पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। और वो झाग क्यों नहीं देता है, क्योंकि मैम उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं। और इंप्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं। एक तो मैंने क्लोराइड बताया होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हो सकते हैं, इसमें क्लोराइड हो सकते हैं। दूसरा, इसमें बाइकार्बोनेट आयंस हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। और तीसरा मैंने क्या बताया था, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस हो सकते हैं। तो ये इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज है तो ये झाग नहीं देता, और ऐसे पानी को हम खारा पानी या कठोर पानी का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड आयंस हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हो सकते हैं, और सल्फेट आयंस हो सकते हैं। तो ऐसे पानी को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और तीसरा टाइप कौन सा था, तो तीसरा मैम ने बताया था D2O हार्ड वाटर, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था D2O। बोटनी की क्लास होगी, बिल्कुल डीप बोटनी पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि पानी हार्ड वाटर पढ़ा था। हार्ड वाटर के कुछ टाइप्स पढ़े थे हमने, 2 टाइप का होता है हार्ड वाटर में, जो हार्डनेस होती है, हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं हम खारा पानी। एक बच्चा पूछ रहा था मैम खारा पानी कहाँ होता है, तो राजस्थान में चले जाइए आप, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, तो इधर की साइड वहां पर खारा पानी होता है। खारा पानी पीने में भी खारा होता है, बिल्कुल भी उससे मतलब मेल वेल साफ नहीं होता है कपड़ों का, कपड़ों में गंदगी रह ही जाती है। देखिए हार्ड वाटर क्या होता है, तो ऐसा पानी जो डिटर्जेंट के साथ लेदर फॉर्म ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर 2 टाइप का हो सकता है, या हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होती है, और हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो हार्डनेस मैम इंप्योरिटीज की वजह से होती है। हार्ड वाटर में जो कठोरता होती है वो 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, तो एक तो होती है मैम टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस TH, टेम्परेरी हार्डनेस लिखा है मैंने, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता। और दूसरी साइड क्या आता है, दूसरी साइड आता है मैम परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट PH, परमानेंट, स्थाई कठोरता, स्थाई कठोरता। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या टेम्परेरी हार्डनेस किसको बोलेंगे और परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर किसको बोलेंगे, जल्दी से मुझे आंसर देके बताइए कि टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर किसको बोलते हैं और परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर किसको बोलते हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था कि टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर किसको बोलेंगे, ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट्स आयंस हो, ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट की इंप्योरिटीज हो, उस पानी को हम क्या बोलते हैं, अस्थाई कठोरता वाला पानी, टेम्परेरी हार्डनेस वाला पानी, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस वाला किसको बोलेंगे, ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो सल्फेट हो या तो क्या हो, सल्फेट आयंस हो, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट हो, प्लस इसके साथ क्या हो, कैल्शियम क्लोराइड हो प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड हो। तो ये इंप्योरिटी जिस पानी में होंगी उसको परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर बोलेंगे, और जिसमें कार्बोनेट साइंस, बाइकार्बोनेट साइंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हमने क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस वाला। अब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी हार्डनेस हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो मैंने बताया था बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। पहला तरीका है यहाँ पर कि आप इस पानी को गर्म कर दो, इस पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने से यहां से कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, और ये जो बाकी का आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो पानी वो हैवी होकर ऐसे पैंदे में आ जाएगा, पानी आपका ऊपर रह जाएगा और CO2 ऐसे उड़ जाएगी यहां से। तो CO2 उड़ गई और
पानी आपका यहाँ रह गया और कैल्शियम और मैग्नीशियम हैवी होकर कहाँ जाएंगे, पेंदे में आ जाएंगे। तो पहला तो क्या हो गया, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का तरीका क्या है, आप इसको गर्म कर दो, सिंपली गर्म कर दो। दूसरा मैंने बताया था यहाँ पर दूसरा मेथड क्या है, तो मैम क्लार्क मेथड से भी हम कर सकते हैं। और क्लार्क मेथड मैंने क्या बताया था, तो मैम आपने बताया था क्लार्क मेथड में क्या किया जाता है, क्लार्क मेथड में CaCO3 या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम या चूना, इसके साथ गर्म कर दो, कैल्शियम कैल्शियम क्या होगा, पेंदे में रह जाएगा, CO2 गैस यहां से निकल जाएगी, है ना। तो ये दो तरीके थे। क्वेश्चन आता है कि क्लार्क मेथड से कौन से वाटर की कौन सी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। हाँ, क्लार्क मेथड से कौन से वाटर की, आप बोलोगे हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। अब हमें क्या, सॉरी, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, पीएच। और पीएच का मतलब वहां पर पावर ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, पीएच का मतलब यहां पर क्या है, परमानेंट हार्डनेस। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं। बता सकता है कोई मुझे कैसे रिमूव की जाती है परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस हिंदी में बोला जाता है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता कैसे रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव करने के लिए क्लार्क मेथड बिल्कुल भी यूज में नहीं होता है मुन्ना सिंह, यहां पर यूज होता है आपका जियोलाइट प्रोसेस। कौन सा, जियोलाइट मेथड, या इसको बोला जाता है जियोलाइट प्रोसेस, या बोल सकते हैं आप इसको जियोलाइट मेथड। इसको बोलते हैं जियोलाइट अभिक्रिया या जियोलाइट प्रक्रिया। जियोलाइट प्रक्रिया, जियोलाइट प्रक्रिया, इसको स्टार करके लिखना है आपको। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का तरीका कौन सा है, आप बताओगे जियोलाइट प्रोसेस से। अब मैम जियोलाइट प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, आप बताओगे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जियोलाइट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं मैम, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कठोर जल को हम मृदु जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा। अब ये जियोलाइट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, जियोलाइट का मतलब क्या होता है। यहां से जियोलाइट का फॉर्मूला ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं इधर ट्रांसफर कर दूं। देखिए ये आपका एक बीकर है, इसके अंदर आपने पानी डाला ऐसे, ये आपने इसके अंदर पानी डाल दिया और इसके बीच में आप क्या करते हैं, इसके बीच में यहां पर आप जियोलाइट लगा देते हैं। अब जियोलाइट होता क्या है, तो जियोलाइट जो होता है वो एक पोरस कैटलिस्ट होता है। इस जियोलाइट को क्या कहा जाता है, वो एक पोरस कैटलिस्ट होता है, पोरस कैटलिस्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं छिद्रित उत्प्रेरक। छिद्रित उत्प्रेरक। और पोरस कैटलिस्ट का मतलब क्या है, एक स्पंज जैसी आकृति का होता है, स्पंजी शेप। देखो आपने यहां पर एक पोरस कैटलिस्ट यूज किया, जो जिसका आकार जैसा कैसा बना हुआ है, स्पंज के जैसा बना हुआ है। जैसे ही आपने यहाँ पर जियोलाइट को सेट कर दिया तो जो पानी के अंदर इम्प्योरिटीज है वो जाकर इसके अंदर ऐसे फंस जाएंगी। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये जाकर इम्प्योरिटीज इसके अंदर फंस जाएंगी और आपका यहाँ जो भी पानी है वो सारा पानी क्या हो जाएगा, आपका सारा पानी आपका सॉफ्ट वाटर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सॉफ्ट वाटर बच जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा हम हमारे घरों में बर्तन साफ करते हैं, जियोलाइट कैसा होता है, डिट्टो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हमारे घरों में जो वो होता है ना लूना, जिससे बर्तन हम साफ करते हैं, तो उसके ऊपर साबुन लगा के हम सारे बर्तन के ऊपर रगड़ते हैं तो सारी गंदगी किसके अंदर छप जाती है, उस स्पंज के अंदर सारी छुप जाती है गंदगी, सारा मेल कहाँ आ जाता है, उस स्पंज के अंदर आ जाता है। वैसा का वैसा आपका पोरस कैटलिस्ट स्पंज जैसी आकृति का जियोलाइट लगाया जाता है, जिसके अंदर सारा मेल यहाँ पर क्या होगा, गंदगी यहाँ पर क्या होगी, तो मैम यहाँ पर कौन कौन से आयंस होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड होगा यहाँ पर, और मैग्नीशियम सल्फेट होगा,
और कैल्शियम सल्फेट होगा। तो ये जो इम्प्योरिटीज है वो इस जियोलाइट के अंदर फंस जाएगी और फंसने के बाद क्या होगा, आपका बाकी का पानी क्या रहेगा, सारा का सारा यहाँ पर जो पानी होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा ये याद रखिएगा, इसको मैं स्टार्ट कर देती हूँ। पूछा जाता है जियोलाइट क्या होता है, आप बताओगे एक स्पंज की आकृति का कैटलिस्ट होता है। एक स्पंज शेप का एक कैटलिस्ट है, एक छिद्रित, जिसके अंदर छेद बने हुए होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं जिसके अंदर, और उसके अंदर आकर मेल फंस जाता है या आपकी इंप्योरिटीज होती हैं जो आकर फंस जाती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकते हैं जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं यहां लिख रही हूं, फॉर्मूला जियोलाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। भावेश कुमार आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे, प्लीज वापस पूछिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। जियोलाइट का फॉर्मूला होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम Na, एल्यूमिनियम Al और SO4 का होल थ्राइस। क्या पूछ रहे हैं आप, प्लीज पूछिए। सॉरी, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट SiO2 होगा, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या पूछ रहे हैं भावेश कुमार, आप पूछिए जल्दी से। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये होता है इसका फॉर्मूला, लिख लीजिए। सोडियम, जैसे फिटकरी का फॉर्मूला था ना, वैसा सा ही फॉर्मूला इसका होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट। भावेश कुमार आप क्या पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। इसका बना हुआ होता है, कौन पूछ रहा था, तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना हुआ होता है, NaAlSiO2 का होल थ्राइस। तो ये होता है जियोलाइट प्रोसेस, जो आपको याद रखना है, ठीक है, बता देंगे। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन थे, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं। और मैम मैंने टाइम्स कोचिंग में कॉल किए थे तो बोले 15 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यस, तो सेम चीज मैंने बोली कि अगर मैं 4-4 घंटे की क्लास लगवाऊंगी, एक मॉर्निंग में सेशन एक इवनिंग में सेशन लेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। सिलेबस की चिंता क्यों करते हो, सिलेबस तो मुझे करवाना ही है, सारा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका हैवी वाटर। नेक्स्ट क्या है आपका, हैवी वाटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारी जल। ये आपको पूछना था और इसको पूछने के लिए आप 10 बार कमेंट कर चुके हैं भावेश कुमार, मुझे लगा कोई डाउट पूछ रहे हैं आप। देखिए नेक्स्ट है आपका हैवी वाटर। 3 टाइप का पानी होता है, पहला था सॉफ्ट वाटर, दूसरा था आपका हार्ड वाटर, तीसरा है हैवी वाटर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हैवी वाटर का केमिकल नेम क्या होता है, आप बताओगे। इसका फॉर्मूला होता है D2O और इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो आप बताएंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हैवी वाटर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कभी कभी लिखा होता है ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम भी लिखा हुआ होता है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। तो हैवी वाटर जिसको क्या बोलेंगे हम, D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे इसकी खोज HC यूरे ने की थी। इसकी खोज HC यूरे नाम के साइंटिस्ट ने इन 1932 में खोजा था। इन 1932 में इसकी खोज हुई थी HC यूरे ने। एग्जाम डेट आ गई क्या, नहीं, अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक टर्म होता है केमिस्ट्री में आइसोटोप, और मैंने पढ़ाया भी है। आइसोटोप्स का मतलब होता है समस्थानिक, और समस्थानिक किसको बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम, बट एटॉमिक मास क्या होता है, उनका द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा कौन सा होता है 1H3। 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्रिटियम। तो ये जो 1H2 है उसी को ही हम बोलते हैं ड्यूटेरियम के आगे जब ऑक्सीजन ड्यूटेरियम ऑक्साइड बन जाता है उसी को हम हैवी वाटर बोलते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, elements that are having same atomic number but different atomic mass are known as isotopes। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये सब पहले की बातें हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि ये जो पानी है
ये पानी बना कैसे, सबसे पहले ये किस प्रोसेस के द्वारा बना था, ठीक है, सबसे पहले ये किस प्रोसेस के द्वारा बना था। तो आपको बताना है कि ये जो पानी है वो नॉर्मल पानी का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया तब ये पानी बना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय electrolysis of normal water साधारण जल के वैद्युत या विद्युत अपघटन विधि द्वारा या अपघटन के द्वारा, जब आपने नॉर्मल वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस किया तब आपको ये पानी बना। कौन सा, तो हैवी वाटर। और तीसरी बात आपको यहां से क्या याद रखनी है, ऐसा कहा जाता है कि जो नॉर्मल वाटर होता है उसके 6000 पार्ट में एक पार्ट जो होता है, नॉर्मल वाटर के 6000 भागों में 6000 पार्ट्स में एक पार्ट जो होता है वो हैवी वाटर का होता है, एक पार्ट जो होता है वो हैवी वाटर का होता है, ठीक है। नॉर्मल पानी के 6000 पार्ट में एक पार्ट जो होता है वो हैवी वाटर का होता है। और कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, तो नॉर्मल वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी आपका एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एग्जांपल है, आपको पता है पानी एक इलेक्ट्रोलाइटेड होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये कितने रुपए लीटर मिलता है, तो ये मिलता है 10,000 रुपए लीटर, 10,000 रुपए लीटर मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, 10,000 रुपए लीटर बनता है। अब बात आती है कि मैम इसको हमने हैवी वाटर क्यों बोला। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम ने इसको हैवी वाटर क्यों बोला, नॉर्मल वाटर में और इस वाटर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, नॉर्मल पानी से इस पानी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होते हैं। नॉर्मल पानी से इसका मेल्टिंग पॉइंट वो मैक्सिमम पॉइंट जिसके बाद कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, और मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में नाम दिया जाता है गलनांक बिंदु। मेल्टिंग पॉइंट को कहा जाता है गलनांक बिंदु। अब आप सब जानते होंगे नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो नॉर्मल वाटर का, यहां पर मैं लिख रही हूं नॉर्मल वाटर, यहां पर मैंने लिखा है NW नॉर्मल वाटर, और यहां पर मैंने लिखा है हैवी वाटर। थोड़ा सा इसको मैं यहां खिसका दूं ताकि मेरे पास स्पेस हो, सॉरी, पूरा का पूरा। देखिए नॉर्मल पानी से इसका मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में लिखा जाता है गलनांक बिंदु, और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट BP, जिसको कहा जाता है क्वथनांक बिंदु, हिंदी में कहा जाता है क्वथनांक बिंदु। ये दोनों ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, यहां मैंने लिखा है नॉर्मल वाटर, यहां मैंने लिखा है HW हैवी वाटर। अगर मैं नॉर्मल वाटर की बात करूंगी तो कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है 3.8 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका होता है, ये माइनस नहीं है, ये जल्दबाजी में मुझसे लिखा गया है, कहीं ये माइनस समझ लो आप, ठीक है, इसका होता है 101 डिग्री सेल्सियस। तो एक रीजन तो हो गया इसको हैवी वाटर बोलने का। दूसरा, नॉर्मल वाटर से इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने थे हैवी वाटर में। अब इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। परमाणु भट्टी में इसका उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में, परमाणु भट्टी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, मंदक के रूप में इसका उपयोग में लिया जाता है, ठीक है।
मंदक के रूप में इसका उपयोग में लिया जाता है। ये आपको बताएंगे। एक बार फिर रिपीट करूं, सीधे आपको कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूं क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हैवी वाटर किसको बोलते हैं, फॉर्मूला D2O, और केमिकल नेम पूछे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हैवी वाटर का केमिकल नेम पूछे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पूछे खोज किसने की, HC यूरे ने। कब, 1932 में। 10,000 रुपए लीटर मिलता है, और ऐसा कहा जाता है नॉर्मल वाटर के 6,000 पार्ट में एक पार्ट किसका होता है, हैवी वाटर का। जब नॉर्मल वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, नॉर्मल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन करोगे, तब आपको ये पानी मिलेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों नॉर्मल वाटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, काम क्या आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर काम में लेते हैं इसको, मंदक के रूप में। परमाणु भट्टी में या नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो नाभिकीय अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं उसमें ये एज ए मॉडरेटर की तरह काम में आता है। इतने आपको बताना है। कार्बन की रोड यूज में नहीं होती बेटा, वहां पे ग्रेफाइट की रोड। कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, अजय आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, तो उसकी ग्रेफाइट की छड़ें यूज होती हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपका आंसर, बता दिया आपका आंसर मैंने। चलिए, तो इतना आपको पानी के 3 टाइप्स पढ़ने थे, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। पानी 3 प्रकार का होता है। अब याद कैसे करना है आप जाने और आपका काम जाने। नेक्स्ट देखिए, आपका यहां पर एक पानी से बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, समुद्र का जल खारा क्यों होता है? ओशियन वाटर इज एल्कलाइन। ओशियन वाटर इज एल्कलाइन। आप सबने पिया होगा, समुद्री जल खारा होता है। क्यों होता है बता सकते हो? समुद्री जल खारा होता है, इसका रीजन मांगा जाता है आपसे कि समुद्री जल या समुद्र में पाए जाने वाला जल जो होता है वो खारा होता है। क्यों होता है खारा होता है? आप में से कुछ बच्चे मुझे पता है बताएंगे इसका आंसर कि मैम क्योंकि उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन उसका कितना होता है। आप बताओगे 8। 8 का मतलब है मैम वो बेसिक और एल्कलाइन नेचर का हो गया, तो हमने उसको बोल दिया खारा। ये रीजन नहीं होता है। या देखो क्वेश्चन क्या आता है, यह क्वेश्चन आता है कि समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है। मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूं, जल्दी से मुझे आंसर करो इसका। समुद्री वाटर में, समुद्री जल में, ओशन वाटर में सबसे ज्यादा क्या होता है? पहला मैंने लिखा है क्लोरीन, पहला मैंने लिखा है क्लोरीन। दूसरा मैंने लिखा है मैग्नीशियम, दूसरा लिखा है मैग्नीशियम। तीसरा मैंने लिखा है सोडियम, और चौथा मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड। बताइए जरा किसको आंसर सही करेंगे आप, जल्दी बताइए मुझे, आप कौन सा आंसर सही करेंगे? आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि ओशियन वाटर में कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा इन चारों में से, और ये 4 आपके पास ऑप्शन है, आप क्या सही करेंगे? जल्दी बताइए आप क्या सही करेंगे, रिप्लाई कीजिए जल्दी से, आप क्या सही करेंगे? क्या सही करेंगे? ऑप्शन नंबर डी NaCl। NaCl अतुल जी भी कह रहे हैं मैम सोडियम क्लोराइड सही करेंगे। भावेश कुमार ने सही आंसर दिया है, और क्लोरीन एक कह रहे हैं क्लोरीन, सोनू यादव कह रहे हैं NaCl, नीरज यादव कह रहे हैं 4 NaCl। देखिए जो जो NaCl बता रहा है उसका गलत आंसर है, और जिसने सोडियम बोला है उसका सही आंसर है। समुद्री पानी में सोडियम क्लोराइड ज्यादा नहीं होता है, सोडियम ज्यादा होता है। देखो कैसे, मान लो ये आपका पानी है, ये एक समुंदर है, इसमें ऐसे पानी है, ये आपका पानी, और ये पानी जब आप उठाकर पियोगे तो आपको खारा लगेगा। ठीक है, एक्चुअली इस पानी के अंदर था तो सोडियम क्लोराइड ही, यहां पर था तो सोडियम क्लोराइड ही, बट इस पानी के अंदर एक जीव पाया जाता है, एक जीव पाया जाता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव पाए जाते हैं इसके अंदर जो समुद्री जीव कहलाते हैं। कौन कौन सा? वैसे तो ये यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन आता है ऐसा। देखिए यहां पर एक जीव होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है ऐसे करके, इस ऊपर वाले को कहा जाता है मेडुसा। ये दोनों जीव एक साथ रहते हैं, ये होता है मेडुसा और ये होता है पोलिप, ये होता है पोलिप, इसका नाम होता है पोलिप, ऊपर वाला होता है मेडुसा। इस पानी के अंदर था तो सोडियम क्लोराइड ही ज्यादा,
बट इस समुद्र के अंदर एक समुद्री जीव पाया जाता है, दो जीव एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। और मैं सिम्बायोटिक का आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग किंगडम के जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन वाले। एक का नाम क्या है, मेडुसा, एक का नाम क्या है, पोलिप। तो ये पोलिप क्या करता है, ये क्लोरीन को खा जाता है। ये किसको खाता है, ये क्लोरीन को खा जाता है। तो क्लोरीन की क्वांटिटी क्या होगी, कम, और पानी के अंदर ज्यादा क्या हो गया, सोडियम। तो आपको याद रखना है कि पानी, जो समुद्री पानी है उसके अंदर सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, और वो सोडियम की वजह से क्या होता है, खारा होता है। जबकि बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं आंसर सोडियम क्लोराइड। नहीं भैया, सोडियम क्लोराइड में से ये जो आपका क्लोरीन था, क्लोरीन, ये तो कौन खा जाता है, क्लोरीन खा जाता है पोलिप नाम का, पोलिप नाम का जो जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो खा जाता है। इसीलिए सी वाटर नमकीन होता है, और उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 8। दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए। पहला अच्छा क्वेश्चन क्या है कि समुद्री जल कैसा लगता है हमें, एल्केलाइन लगता है, उसका पीएच वाटर उसका पीएच कितना होता है, 8। कौन कौन से जीव, पोलिप एंड मेडुसा। और समुद्री पानी में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, बट ज्यादा अमाउंट किसका होता है, आपका सोडियम का, क्योंकि क्लोरीन को कौन खा जाता है, पोलिप खा जाता है, पोलिप खा जाता है। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये फंडा भी आपका क्लियर हो गया। ये भी आपका पानी से क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी आता है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपसे, वैसे तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। गिरती हुई बूंद का आकार कैसा होता है, जब गिरती हुई बूंद का आकार गोल होता है, क्यों होता है, ये तो मुझे लगता है इतना फिजिक्स पढ़ा है सब बता देंगे। गिरती हुई बूंद का आकार, बूंद का आकार गोल होता है, क्यों होता है आकार गोल, जल्दी बताइए। मान लीजिए बारिश हुई, ऐसे ये बारिश आएगी, तो ये बारिश का जो बूंद है इसका आकार कैसा होता है, ऐसे गोल आकार की होती है, क्यों होती है, अरे वाह, सबने सही आंसर दिया। फॉलिंग ड्रॉप इज स्फेरिकल इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन था, मैं तो आपका बस नॉलेज चेक कर रही थी, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। बहुत अच्छा लगा कि आप सबने आंसर दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया वाटर से। नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन आता है यहां से, पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पानी से आपका कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी से पानी लेते हैं। आप सबको पता है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे एक प्लांट है, और ये प्लांट क्या करता है, ये मिट्टी से, इसमें इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों का काम क्या होता है, ये इसकी रूट है, और रूट का काम क्या होता है, मिट्टी से पानी को और मिनरल्स का इंटेक करना। जो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को और प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। और ये पानी कहाँ जाता है, ऊपर, ऊपर किसके पास जाता है, लीफ के पास। और लीफ में किसका प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। लीफ में किसका प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 प्लस H2O। तो ये जो फोटोसिंथेसिस में पानी यूज में आया है, ये कौन लेता है, इसका अवशोषण कौन करता है, जड़ें करती हैं, है ना, कौन करता है, जड़ें करती हैं, जड़ें करती हैं, ठीक है, जड़ें करती हैं। तो अब एक बात बताइए मुझे कि जो जड़ें हैं वो पानी किस प्रोसेस के द्वारा, पानी किस प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब करती हैं, जड़ें जाइलम विधि द्वारा। गलत बताया आपने, आंसर गलत दिया है। जो जड़ें होती हैं वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पानी को किस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा एब्जॉर्ब करती हैं, कैपिलरी, नहीं जी, ये कहां से पढ़ा आपने कैपिलरी वाला। आपको बताना है कि रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। पेड़ पौधों की जड़ें परासरण विधि द्वारा मिट्टी से पानी का अवशोषण करती हैं। पेड़ पौधों की जड़ें परासरण विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा या ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा पानी का अवशोषण करती हैं।
अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्या है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो दो क्वेश्चन बनेंगे हालांकि आपका यहाँ से। जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब तो किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा कोई भी सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। देखिए समझिए क्या होता है ऑस्मोसिस, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में बीच में आपने लगा दिया SPM। अब मैम ये SPM क्या होता है, तो SPM की फुल फॉर्म होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। हिंदी में इसका नाम क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये आपने SPM लगा दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, तो आप बताओगे टिश्यूज की बनी हुई होती है, या इसको बोलते हैं हिंदी में जनत्रव उत्तक की बनी होती है। कौन से उत्तक, जनत्रव उत्तक की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, टिश्यूज की बनी हुई होती है। आपने इस बीकर के इस साइड में आपने क्या किया, आपने पानी भरा, आपने यहां पर भर दिया पानी बहुत सारा। ये सिर्फ आपका प्योर वाटर है, इधर सिर्फ पानी है, इधर क्या है आपका पानी। इधर की साइड आपने पानी भी भरा और पानी के बीच में आपने क्या किया, पानी के बीच में आपने आपने नमक भी डाल दिया। ये जो मैंने ब्लू वाले मॉलिक्यूल है ये मैंने आपके नमक भी डाल दिए और ये क्वांटिटी हो गई ज्यादा, इधर की साइड है आपका ज्यादा। जो ग्रीन वाला है वो पानी है और जो आपका ब्लू वाला है वो क्या है, वो आपका सोडियम क्लोराइड है। तो इधर की साइड लिखना है आपको, इधर मैंने क्या डाल दिया, पानी प्लस HCl डाल दिया, पानी प्लस NaCl, HCl नहीं, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी। अब देखिए इधर पानी है सिर्फ, और इधर क्या है, पानी के साथ सोडियम क्लोराइड के भी मॉलिक्यूल है, NaCl के मॉलिक्यूल भी हैं। ये आपका मेम्ब्रेन है। तो पानी किधर की साइड ज्यादा हुआ, इधर ज्यादा नहीं हुआ। इधर तो पानी क्या है, इधर पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड के भी मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि इधर की साइड क्या है, प्योर वाटर। तो ये जो प्योर वाटर है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू यहां से यहां जाएगा। तो किसी भी सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन से, आपको एक बात याद रखना है, सॉल्वेंट ट्रेवल हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, और किस मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। हाँ बिल्कुल एनिमल में भी होता है, बिल्कुल होता है एनिमल में भी। हमारे जो टिश्यूज होते हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है किरण। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस अलग होता है कमल। रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे घरों में जो आरओ होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। कैसे, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। आपने पानी पिया, आपने फिर पानी को एक्सक्रीट आउट कर दिया, किसमें, यूरिन की फॉर्म में कर दिया, और यूरिन में क्या हो गया, टॉक्सिक एलिमेंट हो गए, और फिर वो वापस कहाँ जाएगा, हमारे आरओ के अंदर। आरओ क्या करेगा, उसमें से टॉक्सिक एलिमेंट को अलग करेगा, मिनरल्स को मिक्स करेगा और वापस आप पियोगे। वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, वो छोड़ो, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये आपको, हाँ वो एक्वागार्ड में होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। आप बस इतना याद रखो, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, किसी भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। इस SPM की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी हुई है। इस SPM की फुल फॉर्म एक तो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके अलावा इसका एक फुल फॉर्म और होता है जो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM का दूसरा नाम भी लिख ही लो, कभी पूछ ले तो।
इसका दूसरा नाम होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दो नाम होते हैं इसके, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है इसको, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ही कहते हैं या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो पानी याद रखिएगा, पेड़ पौधे जो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, तो हमें बताना है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका एक पानी से अच्छा क्वेश्चन हो गया, चाहे आप बायो का मानो चाहे इसको केमिस्ट्री का मानो, वैसे केमिस्ट्री में ही आता है ये पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि रोटन एग की स्मेल किस में आती है। रोटन एग स्मेल किस में आती है, सड़े हुए अंडों जैसी बदबू किस में आती है। आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे और वहां पर आपने देखा होगा, वहां पर अगर एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे और तो वहां पर सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है, केमिस्ट्री लैब में जैसी बदबू आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सड़े हुए अंडों जैसी बदबू किस में होती है। अच्छा, अखिलेश कह रहे हैं कि मैम अमोनिया, गलत है आंसर आपका। आशीष कुमार यादव, आपका गलत हो गया आंसर। अखिलेश क्या रिपीट कर दूं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन फुल फॉर्म होता है, या उसको मीथेन, ओजोन गैस, डिफ्यूजन, सबके गलत आंसर है, सबके गलत आंसर है। क्वेश्चन आता है सड़े हुए अंडे जैसी बदबू किस में आती है या किस गैस में आती है, किस गैस में आती है, गैस में आती है बेसिकली, किस गैस में आती है, बता सकते हैं, जल्दी बताइए। इस गैस से एक अच्छा क्वेश्चन और बताऊंगी आपको, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया मुझे अभी तक। सल्फर में आती है, रवि वर्मा, नो, सल्फर तो प्याज लहसुन अदरक में होता है, जल्दी बताइए। ओजोन गैस से आती है, हीरा मोदी कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गलत हो गया आपका आंसर। सड़े हुए अंडे जैसी बदबू किस में आती है या किस गैस में आती है, अमोनिया में, क्लोरीन में। एक आंसर सही मिला है मुझे अभी तक, आंसर सही किसने दिया है, आशीष कुमार यादव ने मुझे सही आंसर दिया है, इसके अलावा किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। काजल करमारकर, आपका आंसर भी गलत हो गया। H2O पानी में कैसे आ सकती है सड़े हुए अंडों जैसी बदबू, पानी में कभी आई है, अरे नहीं यार, पानी तो बदबू भगा देता है। क्लोरीन में आती है, भावेश कुमार कह रहे हैं मैम क्लोरीन में आती है। भावेश कुमार आपका भी गलत हो गया। चलिए मैं बता देती हूं, इसका आंसर है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका आंसर है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आंसर इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसे ही नहीं यहां झक मार रही हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है H2S, और बहुत सारे देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके ऑप्शन में HGS भी मिलेगा। ये मर्करी सल्फाइड होता है, इसको वर्मिलियन या सीनाबार कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ये HGS है जिसको वर्मिलियन या मर्करी सल्फाइड का नाम दिया जाता है, क्लियर है ना। और ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कैसे बनता है, देखो ये आपका H2 है, पानी में H2 होता ही है, पानी में H2 मतलब 2 हाइड्रोजन होते हैं। जब मैं एक हाइड्रोजन को, जब मैं, देखिए ये पानी में हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, आपने भी सही आंसर दिया था रंजीत, में देख नहीं पाई होंगी। जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन, सॉरी डबल लाइन हो गई है यहाँ पे, जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करवाते हो, ये O2 माइनस क्या होता है, ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन और ऑक्साइड मिलते हैं तो आपको सबको पता है क्या बनता है, H2O। और H2O क्या है, पानी, और पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। कहने का मतलब है जब हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो मैम पानी बनाता है और पानी लिक्विड होता है। बट जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जुड़ता है, इसको बोलते हैं हम सल्फाइड, तो वहां पर क्या बनता है, एक गैस बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस, H2S। और ये क्या है, एक गैस है, याद रखिएगा। और इस गैस में स्मेल कैसी आती है, तो इस गैस में रोटन एग जैसी स्मेल आती है, सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आती है। और यही बदबू केमिस्ट्री वाली लैब में आती रहती थी। जब आप स्कूल में थे, आप लैब में गए होंगे तब आपने देखा होगा।
तो याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो हमेशा लिक्विड पानी बनता है, और जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जुड़ता है तो वहां पर गैस बनती है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका यहां से हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में एक क्वेश्चन और बताती हूँ। जब वोल्केनो होता है, जब ज्वालामुखी होती है, तो ज्वालामुखी में गंदी सी बदबू आती है, आपने खैर देखा नहीं होगा। तो ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, आपको बताना है। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा गैस कौन सी बनती है, H2S बनती है। तो वोल्केनो में भी सबसे ज्यादा गैस कौन सी रिलीज होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। यस, आलोक राज ने सही आंसर दिया। ठीक है, ओजोन से नहीं आती है, ओजोन से नहीं आती है। यहां पे याद रखेंगे कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जुड़ता है तो एक गैस बनाता है, कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, और एक होता है मरकरी सल्फाइड, एक होता है PbS, लेड सल्फाइड। ये अलग अलग चीजें होती है, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले ही दोनों, ये दोनों मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपको, बट ये आपको आज पढ़ाया है। और ज्वालामुखी में भी सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप पेट्रोल में, अच्छा मैम पैरासरन, अखिलेश क्या कह रहे हैं, परासरण रिपीट कर दूं, तो परासरण मेथड देखो क्या होता है, किसी भी एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्वेंट का, हायर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अमाउंट वाले सॉल्वेंट का एक SPM मेम्ब्रेन के थ्रू कम अमाउंट की तरफ जाना क्या कहलाता है, परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। यस, हाइड्रोजन सल्फाइड वोल्केनो का नाम भी दिया जाता है। हाँ, उसको हाइड्रोजन सल्फाइड वोल्केनो का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट देखिए, आप सबने देखा होगा कि बर्फ के ऊपर नमक छिड़का जाता है। आप सबने देखा होगा कि जो आइसक्रीम वाला ठेले वाला होता है, कभी देखना अगर आपने नहीं देखा है तो, ये आइसक्रीम ठेले वाला जो होता है, वो आइसक्रीम के ऊपर, ये आपकी आइसक्रीम रखी हुई है एक ठेले के अंदर, ये ऐसे बहुत सारी आइसक्रीम है, जो भी आइसक्रीम आपको पसंद है वही सारी आइसक्रीम यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, ये ठेला है, और इसके ऊपर ऐसे वो नमक छिड़क के रखता है, इसके ऊपर वो नमक छिड़क के रख सकता क्या, रखता ही है। या आपने देखा होगा जो बर्फ का गोला वगैरह बना के देते हैं, तो वो बर्फ के ऊपर क्या करते हैं, नमक छिड़क के रखते हैं। हाँ, तो आप बता सकते हैं मुझे कि इसके ऊपर आपने नमक क्यों छिड़का है। ये आपकी आइसक्रीम है, आइस है, और आइस का मतलब क्या होता है, पानी होता है। हिंट दे देती हूँ मैं, छोटा सा हिंट दे देती हूँ, और यहां पर मैंने बोला नमक छिड़का, और नमक का मतलब क्या, आपने सोडियम क्लोराइड छिड़क दिया इसके ऊपर। क्यों छिड़का जाता है, जल्दी बताइए, क्यों छिड़का जाता है, हार्ड बनाने के लिए, जल्दी बताइए, क्यों छिड़का जाता है, उसका रीजन बताइए। गलना कम कर देता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूं बर्फ के ऊपर नमक क्यों छिड़का जाता है। देखिए, ये यहां पर आइस है, हाँ, इस आइस को या आइसक्रीम को या बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट आइस टू मेल्ट, जो आपका जो बर्फ होता है या आइसक्रीम होती है उसको पिघलने से बचाने के लिए वहां पर क्या किया जाता है, नमक, सोडियम क्लोराइड क्या किया जाता है, छिड़का जाता है। अब ये सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, देखिए आइस का मतलब क्या है, यहाँ पर पानी, और आप सब जानते होंगे पानी का, अभी मैंने बताया था एमपी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये बर्फ है, और बर्फ का कितना होता है, तो -2 डिग्री सेल्सियस होता है। मान आइसक्रीम या बर्फ बात एक ही है, -2 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड टूटेगा, Na प्लस पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूटेगा, आपको पता ही है, ये मैं बता चुकी हूँ, Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा, और टूटने के लिए जो एनर्जी है
जो टूटने के लिए एनर्जी है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। और टूटने के लिए जो यहां पर इसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ये किससे लेता रहता है? वो एनर्जी इस बर्फ से लेता रहता है। और जैसे जैसे बर्फ से एनर्जी लेता जाएगा वैसे वैसे इस बर्फ का टेम्परेचर क्या होता जाएगा? और कम और कम और कम और कम और कम, और यह बर्फ पिघलेगी नहीं। पहले -4 होगा, फिर -2, फिर -4 डिग्री, फिर -6 डिग्री सेल्सियस, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये बर्फ कभी भी पिघलेगा नहीं। तो बर्फ के ऊपर नमक क्यों छिड़का जाता है? आपको बताना है ताकि नमक टूटे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और टूटने के लिए जो एनर्जी आती है वो एनर्जी इस बर्फ से लेता रहता है। बर्फ का मतलब यहाँ पर पानी है, इस पानी से लेता रहता है, और जैसे से एनर्जी लेगा तो इस बर्फ का पानी या इस आइसक्रीम का पानी, इसका आइसक्रीम का टेम्परेचर क्या होगा? और कम होता जाएगा, और कम और कम। मान लीजिए पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, तो फिर -2 डिग्री, फिर -4 डिग्री सेल्सियस, फिर -6 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आपका चलता जाएगा, और ये बर्फ कभी भी पिघलेगी नहीं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर बर्फ के ऊपर क्या छिड़का जाता है? सोडियम क्लोराइड छिड़का जाता है। एक बार सीजीएल ने पूछा था कि पानी प्लस NaCl को क्या कहा जाता है? पानी प्लस NaCl, बट ध्यान से सुनना, बट वहां पर पानी का मतलब था आइस। ऐसे मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है? ये हुआ क्वेश्चन, ये हुआ क्वेश्चन, जल्दी बताइए। कि पानी, पानी का मतलब यहां पर आइस है, नॉर्मल पानी की मैं बात नहीं कर रही हूं। आइस प्लस NaCl के मिक्सर को क्या कहा जाता है? पानी प्लस NaCl के मिक्सर को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। इसको नाम दिया जाता है फ्रीजिंग मिक्सर, इसको नाम दिया जाता है फ्रीजिंग मिक्सर। पानी प्लस, पानी यहां पर मैंने पानी ब्रैकेट में लिखा है, आइस प्रॉपर एकदम लिखा है मैंने, नॉर्मल पानी की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहां पर बर्फ की बात कर रही हूं। बर्फ और सोडियम क्लोराइड के मिक्सर को क्या क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग मिक्सर कहा जाता है। सॉलिड सोल्ट, ड्राई आइस, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत आंसर दिए हैं आपने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और इसको हिंदी में कहा जाता है हिमांक मिश्रण, इसको हिंदी में कहा जाता है हिमांक मिश्रण। मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर पानी को, पानी का मतलब पानी, बर्फ नहीं है, और पानी के अंदर जब आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, नमक डाल दिया, तो क्या बन जाएगी? सिकंजी बन जाएगी, है ना, सिकंजी बन जाएगी। बट यहाँ पर सिकंजी नहीं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको नाम क्या दिया जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। हिंदी में ब्राइन विलियम का नाम दिया जाता है, हिंदी में इसको ब्राइन विलियम का नाम दिया जाता है। ठीक है। पानी, पानी जब आप बर्फ के सेंस में ले रहे हो तो उस मिक्सर को फ्रीजिंग मिक्सर या हिमांक मिश्रण, और अगर पानी का मतलब पानी रख रहे हो आप, पानी का मतलब पानी, तो पानी प्लस NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन या हिंदी में ब्राइन विलियन का नाम दिया जाता है, ब्राइन विलियन का नाम दिया जाता है। ये दोनों स्टार करके अपने कॉपी में नोट कर लेना, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अरे लिक्विड CO2 की यहां बात नहीं हो रही, लिक्विड CO2 बाद की बात है, सब बातें बताएंगे, लिक्विड CO2 यहां पे नहीं है। ठीक है। अखिलेश जी रिपीट कर देती हूं मैं, जब आप पानी के अंदर पानी को बर्फ के फॉर्म में काउंट कर रहे हो तो उस सॉल्यूशन को फ्रीजिंग मिक्सर, और जब पानी का मतलब पानी और पानी के अंदर नमक डाल देते हो उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है अखिलेश जी। अच्छा वो वाला रिपीट कर दूं, आइसक्रीम वाला। तो आइसक्रीम के ठेले पर आइसक्रीम वाले भैया क्या करते हैं, उन आइसक्रीम के ऊपर नमक छिड़क के रखते हैं। क्यों? ताकि वो आइसक्रीम क्या हो, पिघले ना, ताकि वो पिघले ना। ठीक है। क्यों नहीं पिघलेगी? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वो टूटेगा, और टूटने के लिए, आयंस की फॉर्म में ब्रेक होने के लिए इसको जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो पानी से ही लेता है। और यहां पर पानी का मतलब क्या है? आइस। और इस आइस का मान लो पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे इससे एनर्जी और रिलीज करेगा और लेगा एनर्जी, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। -4, -2, -6 डिग्री सेल्सियस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर था। मुझे लगता है बच्चों को ये तो पता था कि पिघलने से बचाने के लिए, बट इसका रीजन क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बता देंगे। अब एक क्वेश्चन और पानी से,
पानी में सोडियम आग लगा देता है। हाँ मैम, बहुत बार पढ़ा है। क्यों लगा देता है बता सकते हो? पानी में सोडियम आग लगा देता है, और पानी में जब सोडियम आग लगाता है तो ऐसी आग को बुझाया किससे जाता है? ऐसी आग को केरोसिन से बुझाया जाता है। चलिए अब मुझे जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। केरोसिन से बुझाया जाता है। पहली बात तो पानी में सोडियम ने आग कैसे लगा दी? पानी तो मैम आग बुझाता है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? यही केमिस्ट्री है, इसी का नाम केमिस्ट्री है। हाँ, इसी का नाम केमिस्ट्री है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण? ओ माय गॉड, नहीं। ऑक्सीजन वो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, और डिजोल्व ऑक्सीजन आग नहीं लगा सकती है बेटा। फिर तो कभी भी आप अपने घरों में आग लगेगी तो उसके ऊपर पानी डालोगे तो और ज्यादा आग लगेगी, क्योंकि पानी के अंदर आग होता है। नहीं, ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो गया। गौरव तोमर, आपका आंसर बिल्कुल गलत हो गया। यहां पे पानी में सोडियम आग लगा देता है, और उस आग को, मैम पानी तो खुद आग बुझाने में काम आता है, और पानी में लगी आग केरोसिन मिट्टी के तेल से बुझाई जाती है। इसी का नाम केमिस्ट्री है बेटा। देखिए कैसे। आपने लिया H2, आपने लिया O2, दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा मैम? यहां पर बनेगा पानी। यहां पर क्या बनेगा मैम? पानी। H2 भी एक गैस होती है। H2 गैस क्या करती है? जलती है। H2 गैस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज द बेस्ट फ्यूल, ठीक है। और ऑक्सीजन जलाती है मैम, कितनी बार पढ़ाया है आपने? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करके जलाती है, फ्यूल को बर्न करती है, ग्लूकोज को बर्न करती है ना। तो मैम हाइड्रोजन जलती है, ये जलाती है, दोनों को मिक्स करो तो मैम पानी बन जाता है। दोनों को मिक्स करो तो पानी बन जाता है। ये पानी बन गया, और इस पानी में अगर आपने सोडियम डाल दिया तो क्या लग गई? आग लग गई। और इस आग को किससे बुझाओगे? तो इस आग को बुझाने के लिए आप क्या लाओगे भागकर? केरोसिन लाओगे। अब बताइए जरा क्या फंडा है? इसी का नाम वैसे केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है। हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाता है, दोनों को मिक्स करोगे पानी बनेगा, और इस पानी के अंदर जब सोडियम डालोगे आग लगेगा। आग लगने से उस आग को बुझाने के लिए क्या लाओगे आप? केरोसिन लाओगे। अगर केरोसिन नहीं है तो ये बुझ ही नहीं पाएगी। हाँ जी, हाँ, हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, बिल्कुल सही बोले आपने। देखिए इसका रीजन बता देती हूं आपको। जो सोडियम होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्ट करता है। ये सोडियम है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, पढ़ाया था ना। बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो यहां पर मैंने सोडियम रखा, और सोडियम क्या करता है? बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, और जब रिएक्ट करेगा तो उसके कारण यहाँ पे जैसी रिएक्शन होगी तो वो क्या निकालेगा? हीट निकालेगा। हीट का मतलब है उष्मा निकालेगा, और उसी उष्मा से इस पानी में क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। तो मैम सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और सोडियम जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम के रिएक्ट करने से हीट रिलीज होगी, और उसी हीट से क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। उसी हीट से क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। और उस आग का, उस हीट का टेम्परेचर कम कर देता है कौन? केरोसिन। तो केरोसिन क्यों यूज किया जाता है? हीट का टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए, ताकि आग क्या हो जाए? कम हो जाए, ताकि आग क्या हो जाए? कम हो जाए। हाँ, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस जलती है, ऑक्सीजन गैस जलाती है, दोनों को मिक्स करेंगे पानी, उस पानी के अंदर सोडियम डाल दिया। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, मैम ने पढ़ाया है। के पहले आता है, सोडियम बाद में आता है, पोटेशियम पहले आता है, सोडियम बाद में आता है। सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, हीट निकलेगा, उष्मा निकलेगा, उस उष्मा से क्या लगेगी? आग। और उस हीट का टेम्परेचर कम करने के लिए हम कौन सा तेल यूज में लेते हैं? मिट्टी का तेल यूज में लेते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। चलो, आग लगने से एक क्वेश्चन आज आपका क्लियर हो गया। एक आपने दूसरा क्वेश्चन सुना होगा कि जब तेल के कुएं में आग लगती है, जब तेल के कुएं में आग लगती है तो तेल के कुएं में लगी आग को
लगी आग को मिट्टी से बुझाया जाता है। लगी आग को, आग तो बहुत सारे टाइप की होती है ना। एक सरकारी नौकरी की आपके अंदर आग लग रही होगी ना कि आग, तेल के कुएं में लगी आग को मिट्टी से बुझाया जाता है। क्यों बुझाया जाता है जल्दी बताइए जरा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है इसका। मिट्टी से बुझाया जाता है। पानी से क्यों नहीं बुझा सकते आप, जल्दी बताइए, पानी से क्यों नहीं बुझा सकते? फायर इन ऑयल वेल, अच्छा इंग्लिश में कोई बात नहीं, बता देती हूं। फायर इन ऑयल वेल, तेल के कुएं में जब आग लगती है तो उसको किससे बुझाया जाता है? उसको मिट्टी से बुझाया जाता है। मिट्टी का मतलब है, मिट्टी मतलब मिट्टी। पानी से क्यों नहीं बुझा सकते? ये यहां पर एक कुआं है, इस कुएं के अंदर तेल भरा पड़ा है, ये आपका ऑयल है, चलो मैंने बता दिया ये ऑयल है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप बता दोगे, ठीक है। अरे इतना ज्यादा अमाउंट भी नहीं होता है कि स्पॉट हो जाए, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये ऑयल है, तेल है, और इसके अंदर मान लो आग लग गई, तो इस आग को बुझाने के लिए आप पानी यूज में कर लोगे तो क्या हो जाएगा? H2O तेल से रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा रवि जी, यस, एक बच्चे ने सही आंसर दिया। देखिए, अगर आपने इस तेल के कुएं में आग लगी है, ये आग की लपटें निकल रही हैं जो मैंने बनाई, इसके अंदर आपने पानी डाला, ये पानी डाला, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी क्या करेगा? इस ऑयल से नीचे आ जाएगा। ये आपका पानी यहाँ है, ये आपका पानी यहाँ है, और आग कौन सी गैस लगा रही होगी? यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की लेयर यहाँ ऊपर होगी और इस ऑक्सीजन से आपकी आग लग रही होगी। ऑक्सीजन की लेयर यहाँ है, पानी आके नीचे बैठ गया, तो आग कैसे बुझाएगा ये? क्योंकि पानी क्या करता है, पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, वो पेंदे में आ जाता है। ऑक्सीजन की लेयर यहाँ है, आग यहाँ लग रही है, तो कैसे पानी बुझा सकता है? तो पानी नहीं बुझा सकता। तो क्या होगा? आपको मिट्टी डालनी पड़ेगी, और मिट्टी क्या करेगी? यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी पावर क्या कर देगी? कट कर देगी, और पावर कट करते क्या होगी? आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन की पावर कट करते ही ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और क्या हो जाएगा? हाँ, ऑक्सीजन को कम करने के लिए, सही बोला आपने हीरा मोदी, ऑक्सीजन को कम करने के लिए। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुएं के तेल में जब आग लगती है तो उसको किससे बुझाया जाता है? आप बताओगे मिट्टी से। पानी से क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, पानी तेल से नीचे आ जाएगा, और पानी तेल से नीचे आ गया तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब आग बुझेगी नहीं। इसीलिए क्या किया जाता है? मिट्टी डाला जाता है, ठीक है। चलिए, एक और आपने सुना होगा कि जो फास्फोरस होता है वो कहाँ आग लगाता है? फास्फोरस एयर में आग लगा देता है। एयर का मतलब क्या? ऑक्सीजन में। तो फास्फोरस हवा में आग लगा सकता है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम रखा था पानी, या पानी से क्वेश्चन बनने वाले, पानी से बनने वाले क्वेश्चन। ये आपको इतने सारे क्वेश्चंस पानी से याद रखने थे। पानी आपका अब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं, अब पानी से कुछ भी नहीं पढ़ना आपको यहाँ से, ठीक है। देखिए, एक बार मैं रिपीट करवाऊं कि पानी से आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, पानी से क्या क्या, पानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पानी क्या होता है? न्यूट्रल। पानी का पीएच कितना होता है? 7 पीएच वाले पानी को क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कहाँ यूज होता है? मैम बैटरी में। कौन सी बैटरी में बताओगे? लेड स्टोरेज बैटरी में। किस एसिड के साथ? H2SO4। पढ़ाया है मैंने, H2SO4 और पानी का मैंने परसेंटेज ही बताया है। प्योर वाटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते, बट घरों वाले पानी में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि घरों वाले पानी में, हम घरों में पानी लेते हैं, वो क्या होता है? वो मिनरल वाटर होता है, उसका पीएच हमेशा 7 से कम होता है, या तो 5.6 होता है, या 5.5 होता है, या कभी कभी 6.5 भी होता है, डिपेंड करता है कैसा पानी है।